वेलकम स्टूडेंट, आई एम रमेश प्रजापति फ्रॉम सोजत रोड। इस वीडियो में मैंने साइंस के बोर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और साइंस में भी आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ सोजत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं मैथ्स, साइंस, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूं, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट, ओके। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता क्या, मतलब सीधा सा कि वो सारे रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होती है। और ये केमिकल रिएक्शंस हमारे लिविंग बीइंग्स के अंदर और बाहर भी लेबोरेटरी में सारी देखने को मिलती है केमिकल रिएक्शंस। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको बाहर से मिलाने पर रिएक्शन की वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए तो उनको कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनको अब डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग लगाते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले बढ़ते हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं जिनको बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की केमिकल रिएक्शन में वो सारे रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे बात करते हैं, चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू के तौर पे आपको बता दूं कि फिजिकल चेंजेस वो सारे चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है और यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और दूसरी बात कि जिसके कारण ये चेंजेस हुए हैं उसका कारण को अगर हटा दिया जाए तो वापस इनिशियल स्टेज में आ जाता है। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना समझ में आया ठीक है। केमिकल चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंजेस में, ओके। तो अब हेडिंग लगाते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस में डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन क्या है? चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज। नाम से पता चल रहा है फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? फिजिकल, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या पर रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो, अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। देखो, एक आपके पास है आइस, एक है आपके पास वाटर और एक आपके पास है वेपर। आपको पता है आइस को जब आप क्या करो, गर्म करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर में चेंज हो जाता है, गर्म करते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल जो साइन होता है वो हीट का होता है कि इसको हीट दिया तो वाटर में चेंज हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ लिखी दो, हीट किया, ठीक है। अब वाटर में चेंज हो गया। अब वाटर को और ज़्यादा गर्म किया तो आपको पता है वो भाप में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो ये आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर में चेंज हो गया। आपको पता है आइस जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड। और वाटर क्या होता है? लिक्विड। और वेपर किस में चेंजेज हो गया? गैस में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आइस से वाटर, वाटर से वेपर में चेंज हुआ है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर कहें तो स्टेट जो है इनकी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो गई। लेकिन इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है H2O, ये हर जगह सेम है। कि आइस में भी, आइस का भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है, वाटर का भी H2O होता है, वेपर में भी का भी H2O होता है। तो कहने का मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो रही सेम बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो हीट देके इसको वेपर में चेंज किया था, अगर इसको वापस ठंडा कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको वापस कूल कर लूँ तो ये किस में चेंज हो जाता है? पानी में, वाटर में। और वाटर को और ठंडा कर दूँ तो किस में चेंज हो जाएगा? वापस आइस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब फिजिकल चेंजेस में अगर
जिसके कारण ये इसकी जो स्टेट चेंज हुई है या इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है उसको हटा दिया जाए, क्या भाई हीट के कारण ये चेंज हो गया था, इसको वापस हटा के कूल कर दिया जाए तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। ये इसकी फिजिकल चेंजेस की एक प्रॉपर्टी भी है। तो इसको प्रॉपर्टीज़ में हम डिटेल से पढ़ेंगे। खैर, तो यहाँ पे मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। दूसरी कि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बात समझ में आई? नया सब्सटेंस कब बनता है? जब आप कोई चीज़ लेते हो और रिएक्शन कराते हो, कोई दूसरी चीज़ बन जाती है। अब इस दूसरी चीज़ से वापस पहली वाली चीज़ में अगर अपन वापस नहीं आ सकते तो ये एक न्यू सब्सटेंस कहलाता है कि हमने कोई नया सब्सटेंस बना दिया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। वाटर से वापस आइस बना सकते हैं अपन कूल करके, इसका मतलब यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और ये एक टेम्परेरी है चेंजेस। कैसे कि भैया हीट हटाई तो वापस ये वाटर से आइस में चेंज हो गया, टेम्परेरी भी है। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो अभी इसको प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जिसमें आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला लिखे यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना भी ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है। दूसरा लिखिए बॉइलिंग वाटर। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आपको बताया ना, अगर स्टेट चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, फिजिकल चेंज के। ये तीसरा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो देखिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर का जो मिक्सर होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है। वापस उसको अलग किया जा सकता है सैंड और वाटर को छान के। ठीक है। तो जब मिक्स होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस उसको जो पहले था वो बना लिया जा सके, तो वो कौन सा होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसका अगला एग्जाम्पल देखो। क्या लिखा है मैंने, डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर। शक्कर का पानी में घुल जाना। आपको पता है कि इस पानी में अगर शक्कर को घोल दूं तो कोई प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम शक्कर को वापस पानी से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम ये रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो बना है उससे वापस रिएक्टेंट ला सकते हैं, तो इसलिए कौन सा हो गया चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो गया। ठीक है। तो वाटर से वापस शुगर निकाल सकते हैं। जैसे इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, नमक का पानी में घुलना। ठीक है, डिजोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। तो उस नमक जो पानी में घुला हुआ उसको भी वापस कोई प्रोसेस के थ्रू अपन नमक बना सकते हैं, जैसे जो नमक बनाते हैं खारे पानी से। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, तो वापस नमक बनाया जा सकता है। इसका मतलब वो भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। तो एक वो एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं, सॉल्ट वाला। तो अगला देखिए, ब्रेकिंग ए ग्लास। अगर आप ग्लास आपके पास पूरा है और उसको तोड़ के आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ग्लास की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है, बस उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिजिकल चेंज का हो जाएगा। तो इतने काफ़ी है एग्जाम्पल। केमिकल चेंजेस में अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जब जल जाता है तब उस कोयले को वापस, आप जले हुए कोयले को वापस अब वो पुराना वाला कोयला अपन नहीं बना सकते। ठीक है। तो अगर केमिकल चेंज में अपन एग्जाम्पल लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क। दूध से दही का जमना। तो यहाँ पे जब एक बार दही जम जाएगा तो उससे वापस अपन दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक केमिकल चेंजेज है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का जंग लगना। जंग लगने के बाद उसको वापस पुराने जैसे आयरन में अपन चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, तो वो कौन सा होगा, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह अपन केमिकल चेंजेस में खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। ओके, तो इसको हटा रहा हूं अब मैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है और उसकी स्टेट में चेंजेस होता है। तो लिख देते हैं, मैंने लिख दिया ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ये चेंज हो जाता है। दूसरा लिखते हैं अपन कि यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जिसके कारण ये चेंज आया है उसके कारण को अगर हटा दिया जाए तो वापस वो इनिशियल स्टेट में चला जाता है। जैसे आइस पानी में चेंज हुआ था, वाटर में, अब वो किसके कारण चेंज हुआ था, गर्म करने की वजह से। तो गर्म की जगह उसको हटा दिया जाए वापस, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वापस आइस में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप ग्लेशियर पे हो, ठीक है, हिमालयाज पे हो, वहाँ पे तो पता है कि
बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आइस लिया और उसको गर्म किया स्टोव पे, ठीक है। अब स्टोव पे गर्म करके इसको चेंज कर दिया वाटर में। अब क्या करो, इस स्टोव को वापस हटा दो एक बार के लिए, तो ये वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वापस आइस में। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऑन रिव्यूइंग द कॉज ऑफ चेंजेस सब्सटेंस अगेन गॉट इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट लिख देते हैं कि दिस इज ए टेम्परेरी प्रोसेस। क्या लिख दिया, दिस इज ए टेम्परेरी चेंज। अगला लिख देते हैं, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, है ना, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है यहाँ पे, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। रही प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल चेंजेस की, और फिजिकल चेंजेस यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है, बता रहा हूँ उसको। अब हेडिंग लगाओ केमिकल चेंजेस। नाम से ही पता चल गया होगा, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, क्या लिखा, चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नोन एज केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा और एक नया सब्सटेंस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सी को अगर O2 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पे CO2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कोयला, ये है ऑक्सीजन, और ये क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखना, आपको मैं यहाँ बता दूं, ये कोल तो है आपके सॉलिड स्टेट में, सॉलिड है, ये आपके गैस स्टेट में है, और ये भी आपके गैस स्टेट में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बनता है। मतलब ये हुआ कि अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता था कि वापस जो बना है आपका ये, इसको वापस आप रिवर्स में भी, मतलब अगर जिस कारण से ये बना उसको हटा दिया जाए तो वापस पुराना सब्सटेंस बना देता है, इनिशियल सब्सटेंस। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। कैसे, अब CO2 से आप वापस क्या नहीं बना सकते, कोयला या कोल नहीं बना सकते। तो ये ऐसा अगर होता है कि प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट नहीं बना पाते, तो वो कौन सा चेंज होगा, आपका केमिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया आपका। ये क्या है, न्यू सब्सटेंस। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिख देंगे, केमिकल चेंजेस के, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, पहली बात। तो दूसरी बात क्या लिख देंगे कि यहाँ पे कि ये टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद ये CO2 वापस से कार्बन बना देगा, कोल बना देगा, तो ये परमानेंट प्रोसेस है। दूसरी बात, यहाँ पे कहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंजेज होता है, और यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस वापस कभी नहीं बनता। तो ये प्रॉपर्टीज हो जाएगी, मतलब फिजिकल की जस्ट उल्टी है प्रॉपर्टीज, और कुछ नहीं। अगर फिजिकल की याद है तो केमिकल भी इजीली याद कर लोगे। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहला चेंजेस क्या लिख देंगे, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। दूसरा लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज ए परमानेंट प्रोसेस। यहाँ पे ये चेंज जो है वो परमानेंट है। तीसरा क्या लिख देंगे कि यहाँ पे इनिशियल वापस प्रोडक्ट सब्सटेंस को नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। और लास्ट लिख देते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंजेस होता है।
यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है, ये जो बनता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होता है किससे, जो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है बस। तो बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल का, क्योंकि जलने के बाद जब कोयला राख बन जाता है तो उससे वापस अपन पुराना वाला कोयला नहीं गेन कर सकते, तो इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। सेकंड क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, दूध से दही का जमना। एक बार दही जम गया तो उसके बाद वापस अपन उससे मिल्क प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस का। थर्ड क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन का जंग लगना। तो जंग लगे आयरन वो एक अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो पुराने वाले उससे वापस अपन आयरन नहीं पता कर सकते। अगला आपका डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया आपके पेट में तो उससे वापस अपना पुराना वाला फूड प्राप्त कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल चेंज का हो गया। और अपना है कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। एक बार जैसे कि आप आटे से रोटी बना दी, रोटी एक बार पका दी तो उससे वापस अपन आटा नहीं बना सकते, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंजेस का है, ठीक है। इसी तरह राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर एक बार फ्रूट्स पक गया तो उससे वापस कच्चा फ्रूट्स अपन नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी किसका है, आपका केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल। तो इतने एग्जाम्पल अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो बहुत है, इनफ है, सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ये केमिकल चेंजेस खत्म होता है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में बात। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो हेडिंग लगाओ। तो देखो यहाँ पे और भी दे देता हूँ पहले, उसके बाद नोट्स लेंगे। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया कि कोयला लिया, कार्बन कोल लिया और उसको रिएक्शन मान लो उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाली, उस कार्बन में मैंने ऑक्सीजन मिलाई, तो मेरे को देखने का मिला वहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी वहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ के साथ मिलाया तो मेरे को क्या देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकली। तो ये सब जो प्रोसेस मैंने किया है इसको मैं कैसे लिखूंगा वहाँ पे, उसको ये जो लिखते हैं कि C में O2 ऐसे जोड़ा, उसके बाद CO2 बनाया, जैसे कि एरो क्या बताता है कि ये बनता है आगे जाके ऐसे, प्लस क्या बनाता है, बताता है यहाँ पे कि कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया है, ठीक है। और ये C क्या बताता है कि कार्बन को डिनोट करता है, ऑक्सीजन O2 को डिनोट करता है। तो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में अपन ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी भी, कि उसको लिखते टाइम कौन क्या चीज़ होती है, कि ये प्लस क्या बताता है, ये क्या होता है, ये एरो क्या होता है, कभी ऐसा एरो भी आता है। तो ये सारी केमिकल जो बेसिक है तो उसको अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये सब क्या होता है। तो पहले तो केमिकल इक्वेशन के बारे में लिख देते हैं नोट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एंड सिंबल। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लिख दूँ कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया था, CO2। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट किया मैंने इसको ऐसे, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O2, ये सब होता है सिंबल। और यहाँ पे ये जो 2 CO2 ये सब लिखा है यहाँ पे, इसको ये C और ये सब क्या होता है, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार इसको ऐसे रिप्रेजेंट जब किया जाता है सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा, एरोस प्लस के द्वारा, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो एक्चुअली ये क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे अपन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खूब सारी बातें को एक लाइन में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि कुछ नियम कानून क्या है, कुछ रूल्स स्टेप क्या है केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम, वो ये है, यहाँ पे नोट करते चलो। तो सबसे पहले तो मतलब केमिकल इक्वेशन में कौन क्या बताता है, कौन क्या चीज़ बताती है, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो लिखते हैं यहाँ पे कि एक रिएक्शन है, मान लो C प्लस O2 चेंज होके CO2 बनाती है। तो ये जो मिलके जो बनाता है, तो मतलब जो अपन इनिशियली लेते हैं इसको बोलते हैं आप क्या, रिएक्टेंट,
क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, और जो बनता है बाद में उसको बोलते हैं पहली बात तो प्रोडक्ट। और हमेशा रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं अपन, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं जनरली, राइट साइड में। अब यहाँ पे ये एरो डिसाइड करेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सा है, तो एरो जिस ओर जाता है वो प्रोडक्ट होता है, और जिसकी ओर से जाता है वो होता है आपका रिएक्टेंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिख दूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो होता है वो किधर बनता है, तो पहले मैंने जो लिखा समझ में आ गया कि यहाँ पे एरो जब बनाते हैं तो एरो के पहले जो लिखा होता है वो हमेशा रिएक्टेंट होता है, और एरो के बाद में जो लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, कि वही इक्वेशन लेता हूं एक बार, CO2 बना रही है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बताता है कि मोर देन वन यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही लगेगा, ये प्रोडक्ट साइड में भी लग सकता है, जब आपके प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेंगे तो वहाँ पे भी बीच में प्लस लगाएंगे अपन। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपका मास जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मास कंजर्वेशन का रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब कहने का मतलब कि जो मास रिएक्टेंट साइड में होगा, टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड में होगा वो बराबर होगा मास किस साइड का, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा प्रोडक्ट में मास कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कौन कहता है, मास कंजर्वेशन लॉ कहता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब आगे चौथा पॉइंट करते हैं, यहाँ पे इसको हटा रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट कहता है कि आपकी केमिकल इक्वेशन जो होती है हमेशा बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, केमिकल इक्वेशन शुड बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो इधर अगर आपके यहाँ पे आपने कोई एक ऐसी रिएक्शन लिखी, जैसे ये लिखी हुई मान लेते हैं, आपके ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखना गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, देखो C के नीचे 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं 3 कार्बन, ये आपने क्लास 9th में भी बैलेंस करना सीखा होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन है यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 कार्बन है, रिएक्टेंट साइड में 3 और यहाँ पे 1 ही कार्बन। तो ये कहने को तो हम समझ गए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे किया होगा, CO2 बनी होगी, लेकिन यहाँ पे इनको बैलेंस करना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस करने के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो पहला रूल बैलेंस कंडीशन का ही चल रहा है अपन। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, कि जब भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो सब्सटेंस है उसको पहले बैलेंस करते हैं। फर्स्ट बैलेंस सब्सटेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो सब्सटेंस उसको पहले क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कौन है, कार्बन। तो यहाँ पे क्या, किसको, कार्बन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन बनाने के लिए CO2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे C3H8 प्लस O2, और इधर CO2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से।
तो यहाँ पे अब कार्बन बैलेंस हो गए क्या? हाँ हो गए, इधर 3 है और इधर भी 3 है। अब क्या करें? तो अब सेकंड स्टेप होगा कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी को भी बैलेंस कर दो। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, किसी को भी आप पहले बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं किसको कर देता हूँ फिर यहाँ पे मैं बैलेंस कर देता हूँ पहले हाइड्रोजन को फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूँ हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 8। और देखो फिर इधर है क्या हाइड्रोजन? नहीं है। इधर है क्या? नहीं है। हाँ इधर है। तो बोलो कितने, H के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो बोलो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना H2 लिखा हुआ यहाँ पे 2 है, तो अपन को बनाने कितने हैं? 8। तो यहाँ पे अगर मैं 4 से, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे याद रखना 8 से करते ही गलत हो जाएगा, 4 से करना है, ताकि ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ये 2 नीचे जो लिखा हुआ है और ऊपर 4 लिखा हुआ है, आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 8 बनाना है तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, ताकि 4 × 2 8 हो जाए। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँ? C3H8 + O2, और उधर आपका 3CO2 पड़ा है, और इधर मैं क्या लिख दूँ? 4H2O। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और अब मैं ऑक्सीजन भी बैलेंस कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस कर देते हैं। देखो बोलो ऑक्सीजन कैसे? रिएक्टेंट साइड में 2 हो गई, और इधर कितनी हो गई? देखना इधर ऑक्सीजन हो गई 3 × 2 6, ये देखो 3 × 2 6 हो गई। और इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई? देखो O के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 × 1 4 हो गई। तो यहाँ पे टोटल हो गई 6 ऑक्सीजन, और उधर कितनी है? खाली 2। तो बोलो 2 को यहाँ पे टोटल 10 हो गई, 6 और 4 10 हो गई, और इधर सिर्फ 2 है। तो 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये 5 कहाँ लिखना पड़ेगा? ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? C3H8 प्लस, यहाँ पे क्या लिख दूँ? देखो 5O2 लिख दूँ, जिससे ये टोटल 10 हो गया। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो अब यहाँ पे मैं क्या कह दूँ फिर? ये आपकी पूरी रिएक्शन अब बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये बैलेंस किसको किया मैंने? ऑक्सीजन को ये किया यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन आई है ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस अगर आपने 9th में नहीं सीखा तो यहाँ पे आप सीख गए होंगे। अब ये पॉइंट था, 4th पॉइंट में हमने ये सब सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट क्या कहता है। देखो इसको हटा रहा हूं मैं। 5th पॉइंट देखो, आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, जो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में नोट्स बना लेना आप, ठीक है। तो 6th पॉइंट क्या कहता है आपको कि यहाँ पे अगर जो भी रिएक्शन लिखी होती है, जैसे यही रिएक्शन लेता हूँ वापस, तो यहाँ पे नीचे आप उसकी स्टेट को भी दिखाते हैं कि इसकी स्टेट क्या है। अगर ये कोयला है, कोल है, इसकी स्टेट होती है सॉलिड, तो उसके नीचे S लिखेंगे। ये ऑक्सीजन गैस होता है तो इसके नीचे G लिखेंगे, और CO2 भी गैस होता है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? G। तो 5th पॉइंट बताता है कि उनके स्टेट को भी साथ में लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन में। 6th पॉइंट क्या है? ठीक है, 6th पॉइंट आप देखो यहाँ पे। 6th पॉइंट ये कहता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा अगर आपके एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं। मतलब AQ, एक्वस सॉल्यूशन अगर आपके पास है, कोई सब्सटेंस इस स्टेट में है, तो उसके नीचे क्या लिखा जाता है? सिंपल AQ। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो CaO प्लस H2O अगर बना रहा है आपका CaOH ट्वाइस, यहाँ पे ध्यान रखना, ये CaO तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, H2O यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, और ये CaOH ट्वाइस जो है आपका ये एक्वस स्टेट में है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? AQ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट बताता है। आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट क्या है? देखो 7th पॉइंट बताता है आपको कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहाँ पे क्या करेंगे? अपन 2 एरो बनाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो कि अगर ये
N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके 2NH3 बनाती है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, मतलब ये मिलके ये भी बनाते हैं और ये वापस टूट के ये भी बना देता है। तो ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और उनके लिए यहाँ पे बीच में एक सिंगल एरो की जगह डबल एरो बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट्थ पॉइंट कहता है आपको कि अगर कोई रिएक्शन में टेम्परेचर यूज आया है, कि भाई रिएक्शन जैसे यही रिएक्शन है, ये ऐसे नहीं कराएंगे, इस रिएक्शन को होने के लिए कोई एडिशनल ऊपर से कोई फिक्स्ड अमाउंट का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाके ये 2NH3 में चेंज होगा। और वो टेम्परेचर जो होता है और प्रेशर जो होता है उसको इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे 773 K और 200 ATM अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन को कराने के लिए 773 केल्विन तो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपकी रिएक्शन होगी। तो टेम्परेचर प्रेशर को अपन एरो के ऊपर लिखते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी रिएक्शन को कराने से हीट जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर वो हीट लेता है, ऑब्जॉर्ब करता है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें टेम्परेचर क्या करता है, ये देता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब देखना, और जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है, और जो एब्जॉर्ब करता है उसको माइनस से डिनोट किया जाता है, और आगे लिखी जाती है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि किलो कैलोरी पर मोल इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि 21.6 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो ये बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th पॉइंट अगर आपको क्या है यहाँ पे, वो है कैटलिस्ट के बारे में। मान लेते हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसको कराने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो स्टार्ट ही नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये रिएक्शन है आपकी CH3, ये एथीन है, आपकी एथेन है, और ये आपकी एथीन है, और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एथीन गैस है, ये भी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये होगी नहीं। और कैटलिस्ट को कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। तो एरो के ऊपर जो ये लिखा होता है इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं स्टेप्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो आपने एक बेसिक नॉलेज लिया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर ये Ni लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, ये लिखा हुआ उसका क्या मतलब होता है, इस एरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हटा रहा हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, तो हेडिंग लगाओ, ये आता है एग्जाम में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसमें वही सारे सब डिस्कस करेंगे जो हमने स्टेप्स में डिस्कस किए हैं। अगर स्टेप्स आपको सब समझ में आए हैं तो यहाँ पे इजीली आप समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई उसको देख के आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है कि इसमें कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ होगा। आपको पता ना, वो सब एरो के ऊपर लिखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 में। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इक्वेशन को देख के आप ये इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए होगा उसको, प्रेशर कितना चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए होगा, ये सब अपन पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसके आगे लिखा होगा प्लस में है अगर तो एक्सोथर्मिक,
माइनस में है तो एंडोथर्मिक, तो ये लिख देता हूँ मैं। तो बाय इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि उस सब्सटेंसों की क्या स्टेट है, फिजिकल स्टेट क्या है, कि उसकी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो फिजिकल स्टेट भी आप उससे पता लगा सकते हैं, लिख दिया, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोवन। आगे बढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को देखकर, केमिकल रिएक्शन को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स, मास और इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया, इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, ईटीसी, इसके बारे में अपन को ये इन्फॉर्मेशन देगा। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये भी बताता है कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसके बीच में अपन को कैसी एरो देखने को मिलेगी, डबल एरो देखने को मिलेगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है, देखो 2 लिमिटेशन है, ज़्यादा याद नहीं है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैं पहले समझा देता हूँ वो 2 लिमिटेशन क्या है। तो पहले तो ये है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है। क्यों, देखो यहाँ पे, तो देखो लिमिटेशन में पहला पॉइंट क्या है कि इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। तो मतलब ये है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन है C+O2 CO2 बना रही है, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अपन की अभी कंप्लीट हो गई है, CO2 बन चुका है। यहाँ पे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी CO2 आधा बना है और बनने वाला है, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गई है कि नहीं। दूसरी लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता कि यहाँ पे अभी कंसंट्रेशन इसकी क्या है एट दिस मोमेंट, ये अपन डिसाइड नहीं कर पाते। तो लिख देते हैं, द कंसंट्रेशन of reactant and product is not clear through it। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो गई। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है।